हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों फाइनली आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं रोटेशनल डायनेमिक्स। ठीक है, तो पहले 2 लेक्चर मैं डाल चुका हूं, ये 3rd लेक्चर है। ठीक है, और इस चैप्टर को 4 लेक्चर और लगेंगे, मतलब आज का लेक्चर लेके 4 लेक्चर लगेंगे। आज बेसिकली हम लोग नॉर्मल कंसेप्ट्स की बात करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बैंकिंग ऑफ रोड, वॉल ऑफ डेथ। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में और उसके थोड़े मोड़े डेरिवेशन है उनके बारे में। उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्योरम्स उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर लास्ट लेक्चर में हम लोग एंगुलर मोमेंटम और छोटे मोटे जो कंसेप्ट दिए रोलिंग मोशन वगैरह के उनके डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो यार समय तो लग रहा है, नवंबर आ चुका है और अब मैं रोटेशन मोशन शुरू कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ की गारंटी मैं ज़रूर दे सकता हूँ कि दिसंबर खत्म होने से पहले तुम्हें पूरी फिजिक्स चैंपियन जैद पर मिलेगी क्लास 12th की, पूरी केमिस्ट्री चैंपियन जैद पर मिलेगी क्लास 12th की, ऑर्गेनिक छोड़ के। ठीक है, ऑब्वियसली केमिस्ट्री तो हो भी चुका है, फिजिकल केमिस्ट्री के 4 चैप्टर हो चुके हैं, है ना, और 2 फिजिकल केमिस्ट्री के हो जाएंगे और 3 इनऑर्गेनिक के हो गए ख़त्म। ठीक है, बाकी तो ऑर्गेनिक का पार्ट है। चलो अप्लाइड केमिस्ट्री में पॉलीमर और एनवायरमेंटल ग्रीन केमिस्ट्री करा दूंगा, बाकी वो 5 चैप्टर ऑर्गेनिक के नहीं हो पाएंगे मेरे से। ठीक है, अभी के लिए हलो अल्किन हलो अरिन से लेके बायोमोलिक्यूल तक नहीं करा पाऊंगा। ठीक है, और बाकी जो तुम्हारा मैथमेटिक्स है वो तो कब का कंप्लीट हो चुका है, तो मैथमेटिक्स पूरा अवेलेबल है चैनल पर, 6.4 छोड़कर सब कुछ अवेलेबल है चैनल पर। ठीक है, प्रॉब्लम सेट भी, मिसलेनियस भी, सब कुछ अवेलेबल है, टेंशन नहीं है। ठीक है, तो आज हम लोग रोटेशनल डायनेमिक्स में पढ़ने जा रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमने पढ़ा 10वीं में, सेंट्रीपिटल फोर्स हमने पढ़ा 11वीं में, सेंट्रीपिटल फोर्स हम पढ़ने जा रहे हैं 12वीं में। ठीक है, बट अभी तक समझ में नहीं आया सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब क्या होता है। इतना पता है कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लगता है, मैक्सिमम लोगों को इतना ही पता है। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स देखो वो फोर्स होती है जो सेंटर की तरफ लगती है जो तुम्हें पता है वही सही है। ठीक है, मतलब बेसिकली जैसे मेरे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, यहाँ पे मैं हूँ और मेरे हाथ में यहाँ पे एक स्ट्रिंग है और मैं इस स्ट्रिंग को क्या कर रहा हूँ, इस स्ट्रिंग से स्टोन को घुमा रहा हूँ। ठीक है, इस स्ट्रिंग से क्या कर रहा हूँ, इस स्टोन को घुमा रहा हूँ। तो ऑब्वियसली मेरे घुमाने के कारण इस स्ट्रिंग में आएगा एक टेंशन। ठीक है, तो बेसिकली जो ये टेंशन आ रहा है मेरे घुमाने के कारण, ये टेंशन क्या एक फोर्स है और इसी टेंशन फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, या फिर यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे सन है। ठीक है, सन के आजू बाजू अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, सन के आजू बाजू अर्थ क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। क्यों? क्योंकि सन अर्थ पे लगा रहा है सेंटर की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसी को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज नथिंग, सेंट्रीपिटल फोर्स रियलिटी में कुछ भी नहीं है, बल्कि जो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है उसी को हम बोल देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। जो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है उसी को हम बोल देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे टेंशन सेंटर की तरफ लग रहा है तो उसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोल देंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है तो उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोल देंगे। ठीक है, कोई भी फोर्स हो। ओके, तो वही होता है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। द फोर्स विच एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, द फोर्स विच एक्ट्स towards the center is called centripetal force। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होता होगा। तो आप लोग जानते हो कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है उसी को हम लोग रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं और उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है -ω²r, बेसिकली ω²r या तो v²/r। ठीक है, इसीलिए कोई भी सेंट्रीपिटल फोर्स हो, कोई भी सेंट्रीपिटल फोर्स हो तो उसको जब भी हम लोग सेकंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे तो उसको हम लोग डिनोट करेंगे m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंट्रीपिटल डायरेक्शन। ठीक है, मतलब बेसिकली जब हम लोग जैसे मान लो यहाँ पे हाँ, जैसे मान लो यहाँ पे आपके पास पेंडुलम है। ठीक है, इस पेंडुलम पे एक मास लटक रहा है। ठीक है, एक तो इसमें टेंशन लग रही है, एक तो नीचे mg लग रहा है और ये जो मास है ये इसमें रोटेट कर रहा है। ठीक है, बेसिकली कॉनिकल पेंडुलम वाला केस है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, और मान लो यहाँ पे mg ज़्यादा लग रहा है, टेंशन कम लग रहा है और ये जो मास है वो नीचे आना चाहता है, मास जो है वो नीचे आना चाहता है। ठीक है, तो बेसिकली इसको मैं लिखूंगा mg - t इज इक्वल्स टू मास इंटू AC। 11 में आपने लगाना सीखा है ना, ये समेशन ऑफ ऑल फोर्सेज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो बस एक्सेलरेशन तो होगा लेकिन वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, मतलब बेसिकली यहाँ पे आएगा mv²/r। ठीक है, mv²/r, समझा? तो खैर छोड़ो ये सारी चीज़ें, फिलहाल इतना तो समझ में आया ना कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है। वो फोर्स जो कि सेंटर की तरफ लगे उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ठीक है,
और जब भी आप लोग सेंट्रीपिटल फोर्स देखोगे तो वहां पे कौन सा एक्सेलरेशन लगाओगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगाओगे, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर आर या तो वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, अब ये वी स्क्वायर बाय आर कैसे है ये भी आप बड़े ही अच्छे से समझ सकते हो। ओमेगा को हम लोग पुट कर सकते हैं वी बाय आर, क्योंकि वी इज इक्वल टू होता है ओमेगा आर, तो ओमेगा को हम पुट कर सकते हैं वी बाय आर। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले में ओमेगा की जगह अगर आप वी बाय आर डालोगे तो वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये आर, तो ये आर से ये खत्म, तो वी स्क्वायर बाय आर हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो ये छोटी मोटी जानकारियां थी, इन्हें नोट कर लो। ओके, तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपको समझ में आ गया होगा कि वो फोर्स जो सेंटर की तरफ लगता है उसी को बेसिकली हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अब वो फोर्स टेंशन फोर्स भी हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो सकता है, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन वाला भी फोर्स हो सकता है, जैसे हम लोग जब डेरिवेशन करेंगे तो और बेहतर आपको समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ही आसान है समझना, ये तो आप लोगों को शायद पता भी हो। जैसे आप लोग कार में बैठते हो तो कार जब बेसिकली लेफ्ट टर्न लेती है तो आप राइट की तरफ निकले चले जाते हो, है ना। जैसे उसने स्टीयरिंग को घुमाया, राइट की तरफ उन्होंने घुमाया, टर्न किया कार को, तो आप बाहर की तरफ ऐसे निकलने लगते हो डोर से। ऐसा लगता है डोर नहीं बंद होती तो तुम बाहर आ जाते, सही में बाहर आ जाते। ठीक है, तो बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वही फोर्स होती है जो तुम्हें बाहर की तरफ खींचती है। ठीक है, जबकि रियलिटी में ऐसी कोई फोर्स एग्जिस्ट करती नहीं है ना। देखा जाए तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई इमेजिनरी फोर्स नहीं है, ठीक है, कोई नकली फोर्स नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स रियल फोर्स ही है, टेंशन, ग्रेविटेशनल, ये सब क्या रियल फोर्स है। बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये रियल फोर्स तो नहीं है, लेकिन इमेजिनरी फोर्स भी नहीं है, ये कहीं स्यूडो फोर्स के केस में आता है। ठीक है, मतलब बेसिकली हम किसी कंसेप्ट को जब रिजॉल्व करते हैं तो वहां पे हमेशा मान लेते हैं कि यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। ठीक है, जैसे बेसिकली एक डिस्क है, उस डिस्क के किनारे पे मैंने एक कॉइन रखा हुआ है। ठीक है, अब मैंने डिस्क को घुमाया तो कॉइन क्या छिटक के बाहर चला जाएगा। जैसे बेसिकली ये मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है, मान लो ये मार्कर एक डिस्क है, तो मैंने इसके एज पर एक कॉइन रखा हुआ है, तो जैसे ही मैं इस मार्कर को ऐसे घुमाऊंगा तुरंत वो कॉइन ऐसे फिसल कर बाहर जाएगा। ठीक है, तुरंत वो कॉइन कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। तो बेसिकली वहां पे कोई फोर्स तो नहीं है। ठीक है, तो बाहर कैसे गया वो, तो वो फोर्स होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो द फोर्स विच एक्ट्स अवे फ्रॉम द सेंटर, द फोर्स विच एक्ट्स अवे फ्रॉम द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, वो फोर्स जो कि सेंटर से अवे एक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन क्योंकि ये हो तो रहा है सर्कुलर चीज में ही, ठीक है, कैसे हो रहा है, सर्कुलर चीज में ही हो रहा है। मतलब बेसिकली जब आप एक सर्कुलर मोशन करते हो उसी समय लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी। तो इसका भी जब आप मैग्नीट्यूड लिखोगे, मतलब जब भी आप लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिखोगे, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब भी लिखोगे तो उसमें एक्सेलरेशन आपको सेंट्रीपिटल ही डालनी है। मतलब बेसिकली इसमें भी आपको एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाय आर या तो ओमेगा स्क्वायर आर ही लेनी है, कुछ और नहीं लेना है। ठीक है, तो बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसा फोर्स है, वो फोर्स जो कि अवे फ्रॉम द सेंटर हमें ढकेलता है। तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो कंसेप्ट में, बेसिकली ज्यादा तो आपको यही यूज होगा, लेकिन इसका भी मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो फोर्स है जो कि हमें बाहर की तरफ फेंकता है। जैसे एक कॉइन है, तो कॉइन को जब आपने डिस्क पे रखा हुआ है, मान लो ये आपकी डिस्क है, ठीक है, अब ये डिस्क पे आपने यहाँ पे एज पे कॉइन को रखा हुआ है। अब इस डिस्क को आप रोटेट कर रहे हो, तो जब आप रोटेट कर रहे हो तो इस कॉइन को पकड़ के किसने रखा है, फ्रिक्शन ने। बाहर कौन लेकर जा रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो फ्रिक्शन तो है यहाँ पे, फ्रिक्शन रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये बाहर की तरफ फेंका जाता है जब डिस्क रोटेट करना शुरू करती है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप लोगों को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंसेप्ट लेना होगा, बट फिलहाल इतना नोट डाउन कर लो, कुछ खास जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, चलो, तो इतना आ गया समझ में, आगे बढ़ते हैं। अभी हमें देखने हैं एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्सेस, जिसमें पहला क्या आता है, जिसमें पहला आता है व्हीकल अलोंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, व्हीकल अलोंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, सर्कुलर ट्रैक, और इसका सेंस क्या है, इसका सेंस ये है कि भाई जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आप जब अपने भाई भैया के साथ या पापा के साथ या किसी के भी साथ, ठीक है, बाइक पर जाते हो, ठीक है, रैपिडो पे, ओला पे, कहीं पर भी बाइक पे अगर आप जाते हो, तो बाइक वाला जब टर्न आती है तो अपनी स्पीड वो पहले कम करता है और फिर उसके बाद वो टर्न लेता है। ठीक है, सोचा है कभी कि ये स्पीड कम करके टर्न क्यों लेता है, तो आप बोलोगे अरे सोचना क्या, इसमें तो साफ है भाई, अगर ज़्यादा स्पीड से टर्न लेगा तो पलट जाएंगे हम लोग, ऑब्वियसली। तो जब भी आप एक टर्न लेते हो ना, तो बेसिकली आप एक सर्कुलर पाथ में उस चीज़ को ले जाते हो। मतलब बेसिकली जैसे आपका ये मोड़ था, ठीक है, आप यहाँ से आए, ठीक है, यहाँ से आप आए और आपको अभी क्या करना है, यहाँ मुड़ना है। ठीक है, आपको यहाँ पे आके यहाँ मुड़ना है। तो जब आप यहाँ मुड़ते हो ना, तो आप ध्यान नहीं देते, बट आप एक सर्कुलर मोशन करते हो। ध्यान से देख रहे हो इस पाथ को जरा बाहर निकालो, ये पाथ कुछ ऐसा है। ठीक है, अगर मैं इसको कंप्लीट करूँ तो ये एक सर्कल हो गया,
अगर मैं इसको कंप्लीट करूं तो ये एक सर्कुलर पाथ हो गया। यस, तो जब भी आप एक टर्न लेते हो तो बेसिकली आप एक सर्कुलर मोशन करते हो, ठीक है। और टर्न लेते समय हमें एक वेलोसिटी का ध्यान रखना पड़ता है, मिनिमम वेलोसिटी का। अगर उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारी जो बाइक है वो टॉपल कर जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आप सीधे सीधे चलाते हो तो फ्रिक्शन जो है वो मेंटेन रहता है, लेकिन जब आप टर्न लेते हो तो फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज होती है, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो फ्रिक्शन के कारण जैसे ही फ्रिक्शन हटा, जैसे ही आपने कार को बहुत ही ज्यादा तेजी से टर्न किया तो फ्रिक्शन हट जाएगा, और फ्रिक्शन जैसे ही हटेगा आपकी बाइक होगी तो पलट जाएगी, कार होगी तो मैक्सिमम चांस है ड्रिफ्ट करेगी, स्लिप करेगी, उसके टायर स्लिप करेंगे। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन हट गया। जैसे रोड को स्मूथ कर दिया जाए तो कार या बाइक चलेगी नहीं, स्लिप करेगी, ठीक है। वैसे ही जब फ्रिक्शन हट जाएगा तो कार होगी तो स्लिप करेगी, बाइक होगी तो टॉपल कर जाएगी, ठीक है। जैसे आप तेजी से यहाँ पे टर्न लिए, ऐसे बहुत तेजी से और ये धूम मचाले करते हुए ये टर्न, पलट जाओगे तुरंत, ठीक है। तो आपने तो सोचा ही होगा कि यार हाँ यार इसमें स्पीड कम रखनी पड़ती है वरना हम लोग टर्न लेते समय पलट जाएंगे, बट कितनी स्पीड रखनी पड़ती है ये सोचा है कभी? नहीं ना, आज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, कि कितनी स्पीड रखनी पड़ती है हमें टर्न लेते समय। चलो फिर देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको व्हीकल बना देता हूँ कि भाई ये आपका सर्कुलर पाथ है, यहाँ पे आप अपनी व्हीकल लेके जा रहे हो, ये आपकी गाड़ी है, मालगाड़ी, ठीक है। इस मालगाड़ी में आप लोग जा रहे हो और इस मालगाड़ी को फिलहाल हम लोग देख रहे हैं 3D में देख रहे हैं, किस में देख रहे हैं? 2D में देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा यार ये क्या है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से देखूँ, ये देखो यहाँ से, इसको मैं अगर यहाँ से देखूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ से देख रहा हूँ, यहाँ से देख रहा हूँ इसको, ठीक है, इस मालगाड़ी को। तो ये मालगाड़ी मुझे ऐसे दिखेगी, ये हो गए इसके चक्के और ये हो गई मेरी मालगाड़ी, ठीक है। तो ये मालगाड़ी मेरी इस तरफ जा रही है, ठीक है। अब मुझे बताओ इस मालगाड़ी पे फोर्सेस कौन कौन से लग रहे होंगे? सबसे पहला फोर्स इसके वेट के कारण नीचे लग रहा होगा mg, धरती माता इसके ऊपर लगा रही होंगी नॉर्मल फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शन लग रहा होगा इस पे, ऑब्वियसली लग रहा होगा। किस तरफ लग रहा होगा बताओ? फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा, ऑब्वियसली फ्रिक्शन जो होता है वो मोशन को अपोज करता है, तो ऑब्वियसली पीछे लग रहा होगा। किससे पढ़े हो? कौन बोला तुम्हें कि फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है? चैंपियन जैद का नाम सुने हो? 11वीं का लेक्चर देखे हो फ्रिक्शन का? फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, मोशन को अपोज नहीं करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। और जो सेल्फ मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं, चाहे वो हम हो, चाहे वो बाइक हो, चाहे वो ट्रक हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो कोई इंजन हो, ठीक है, जो भी सेल्फ मूविंग ऑब्जेक्ट होता है उस पर फ्रिक्शन हमेशा आगे लगता है। ये तो शॉर्टकट हो गया। हाँ, तो क्या फील दूं अभी बैठ के? फ्रिक्शन का पहला लेक्चर देख लो, फील चाहिए तो। बेसिकली फील ऐसे आप लोग ले सकते हो कि जो ये टायर होता है ये जब रोल करता है, ठीक है, जब टायर रोल करता है। अच्छा तुम एक बात बताओ, सीधा सीधा सवाल पूछता हूँ, अगर फ्रिक्शन पीछे लग रहा है तो कार आगे क्यों बढ़ रही है? अगर फ्रिक्शन कार पे पीछे लग रहा है तो कार तो पीछे जानी चाहिए, क्योंकि आगे ले जाने वाला कोई फोर्स तो है नहीं। नॉर्मल और एमजी तो झक मरा रहे हैं, उनके डायरेक्शन ऊपर नीचे है, ठीक है। नॉर्मल और एमजी तो ऊपर नीचे ले जा सकते हैं बाइक को, आगे थोड़ी ले जा सकते हैं। तो अगर फ्रिक्शन पीछे लग रहा है तो फ्रिक्शन बाइक जो है पीछे क्यों नहीं जाती, आगे क्यों जा रही है? ठीक है, तो फ्रिक्शन ही वो फोर्स है जो कार को, इंसान को, बाइक को, हर एक को आगे लेकर जाता है। हम भी आगे चल रहे किसके कारण? फ्रिक्शन के कारण, ठीक है, समझ रहे हो? तो बेसिकली फ्रिक्शन जो होता है वो देखो ऐसे लगता है कि भाई जो जब टायर रोल करता है तो धरती को बेसिकली पीछे प्रेस करता है। जब टायर रोल करता है तो धरती को क्या मतलब जमीन को पीछे कर रहा है। जैसे हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने अपने पैर देखो, ठीक है, मान लो ये मेरे पैर है, मान लो ये मेरे पैर है, ये मेरा पैर है और ये मेरा पैर है, ठीक है। मैं जब आगे बढ़ूंगा, मैं जब आगे बढ़ता हूँ तो क्या करता हूँ, यहाँ से उठा के यहाँ कदम रखता हूँ और फिर इस कदम से जमीन को पीछे करके ऐसे आगे बढ़ता हूँ, फिर इससे पीछे करके आगे बढ़ता हूँ, फिर पीछे करके आगे बढ़ता हूँ। तो जब मैं जमीन को पीछे धक्का देता हूं तो जमीन बदले में मुझे आगे धक्का देती है विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन। अब इसका और फील चाहिए तो वो वीडियो देख लेना। तो बेसिकली वो फ्रिक्शन ही है यहाँ पे जो कार को यहाँ पे आगे लेकर जा रहा है। तो जब आप टर्न करोगे तो टर्निंग के हिसाब से इस फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो काम करेगी सेंट्रीपिटल फोर्स का। जो फ्रिक्शन है यहाँ पे वो काम करेगी सेंट्रीपिटल फोर्स का, मतलब सेंटर की तरफ फ्रिक्शन हमें ले जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल ये जो नॉर्मल है वो बैलेंस कर रहा है mg को, n बैलेंसेस mg, देयरफॉर जो n की वैल्यू है वो mg के इक्वल हो जाएगी, इसको दे दो नंबर 1। और जो फ्रिक्शन है वो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि तुम टर्निंग की बात कर रहे हो और जब तुम टर्निंग कर रहे हो तो लीनियर एक्सेलरेशन नहीं होगा, उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। जब तुम सीधे चलते हो तो लीनियर एक्सेलरेशन होता है, जब तुम टर्न करते हो तो उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। इसको दे दो नंबर 2, ठीक है। अब हम फ्रिक्शन के बारे में जानते हैं। ये कौन सा फ्रिक्शन है? स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है। सो वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हम जानते हैं। वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन
इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू म्यू इंटू एन। ठीक है, म्यू कौन सा, म्यू एस। तो फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा म्यू एस इंटू एन से कम होती है या उसके बराबर होती है। जब बराबर हो जाती है तो उसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। याद है इतना। अब फ्रिक्शन की वैल्यू जगह हमने लिख दिया एम ए इंटू सी, मतलब एम ए सी, म्यू एस लिख दिया, और नॉर्मल की जगह लिख दिया हमने एम जी। ये कहाँ से लिखा हमने, 1 और 2 से। 1 से हमने एन की जगह एम जी लिख दिया, और 2 से हमने फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन की जगह एम इंटू ए सी लिख दिया। एम से एम खत्म। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर होता है। लेस देन इक्वल टू म्यू जी आ रहा है, एम से एम खत्म ना, तो लेस देन इक्वल टू म्यू जी आ रहा है। तो वी स्क्वायर जो है वो लेस देन इक्वल टू म्यू आर जी आ गया। इसका मतलब जो वी है वो लेस देन इक्वल टू रूट म्यू आर जी आ गया। ये हो गई तुम्हारी कंडीशन फॉर टर्निंग। इसको क्या बोलते हैं, कंडीशन फॉर टर्निंग। ठीक है, और या ब्रैकेट में लिख दो कंडीशन फॉर नो स्लीपिंग। मतलब अगर तुम अपनी वेलोसिटी को रूट म्यू आर जी के इक्वल या उससे कम रखते हो, या तो तुम अपनी वेलोसिटी को रूट म्यू आर जी के इक्वल या उससे कम रखते हो, तो तुम स्लीप नहीं करोगे। आर क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ दैट कर्वेचर। मतलब बेसिकली जैसे तुम जा रहे थे, ठीक है, ये पाथ था ना तुम्हारा, ये पाथ था तुम्हारा, तुमने यहाँ से एक टर्न लिया था, तो ये जो तुमने टर्न लिया, इसका जब सर्कल कंप्लीट करेंगे, तो ये जो रेडियस आएगा ये क्या है हमारा आर। इसका जब सर्कल कंप्लीट करेंगे इस आर्क का, तो वहां से जो रेडियस आएगा वही हमारा ये आर। म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये दिया हुआ होता है। ठीक है, तो फाइंड आउट करने बोलेगा वी देके। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वी क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू रूट म्यू आर जी। ठीक है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पे कितनी हो जाएगी बताओ, वी मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा रूट म्यू आर जी। ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पे हो जाएगा रूट म्यू आर जी। या तो आप लोग इतना रखो या तो इससे कम रखो। ठीक है, तो कभी भी रोड पे अगर आपको पता करना है कि भाई बेसिकली जैसे आपने देखा होगा कि जब हम लॉन्ग सर्कुलर मोशन करते हैं, ठीक है, मतलब बेसिकली जैसे आप इतने बड़े पाथ से अगर टर्न ले रहे हो, इतने बड़े पाथ से, तो आप स्पीड को स्लो नहीं करते हो, लेकिन आपको जल्दी ही टर्न लेना है। ठीक है, मतलब सामने ही आपके मोड़ आ गया है, ये आपका मोड़ आ गया और आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, आप यहाँ खड़े हो और यहाँ से आपको टर्न लेना है अब। ठीक है, तो जब पाथ से ही आपको टर्न लेना है तो आप अपनी स्पीड कम करते हो, लेकिन जब लॉन्ग टर्न लेना होता है, मतलब बेसिकली जैसे आपने देखा होगा ट्रेन वगैरह जब टर्न लेती है तो वो बहुत ही लंबा सा टर्न होता है। ठीक है, बहुत ही आगे जाके धीरे धीरे मुड़ता है। तो जो वो बहुत ही आगे जाके धीरे धीरे मुड़ता है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज्यादा होता है। तो उसकी वजह से रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होता है, तो वी भी हम लोग ज्यादा रख सकते हैं। मतलब बेसिकली आर ज्यादा तो वी मैक्स ज्यादा, तो इसकी वजह से स्पीड हम स्लो नहीं करते। लेकिन आर बहुत कम हो गया, मतलब बेसिकली पास से टर्न लेना है, आर जो है वो 1 मीटर हो गया, ऐसा हो गया 1 मीटर हो गया, समझ रहे हो, आर 1 मीटर हो गया। म्यू कितना होगा 0.4, जी कितना है 10 इंटू 0.4 4 रूट 4 2, मतलब 2 मीटर पर सेकंड से ज्यादा अगर तुमने रखा टर्न करते समय पलट जाओगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। जैसे मैं आपको क्वेश्चन पूछ दूं, अ साइक्लिस्ट इज साइक्लिंग at 10 meter per second and he is about to take turn on a road of mu equal to 0.4, r equal to 10 meter। ठीक है, will he slip। ठीक है, क्वेश्चन है क्या वो स्लिप हो जाएगा। तो आप पहले इसको सॉल्व करो। ठीक है, इसको सॉल्व करो। सॉल्व कर लिया, चलो। तो अब हमें पता है, अरे पॉज करके सॉल्व करना था यार, मैं इतना टाइम थोड़ी दूंगा, 10 मिनट वैसे ही चला गया इसी को सिखाने में, अभी बहुत कुछ सिखाना है भाई। हमें पता है कि वी मैक्स जो होता है वो रूट म्यू आर जी के इक्वल होता है। तो हमें पता है कि म्यू आर जी की वैल्यू कितनी होगी बताओ। यहाँ पे म्यू हमें दे रखा है 0.4, आर दे रखा है 10, जी दे रखा है 10, मतलब नहीं दिया 10 मान लो, तो 0.4 इंटू 10 4, 4 इंटू 10 40, 40 का रूट तकरीबन 6 आएगा, 6 मीटर पर सेकंड। बट ये चल कितने रफ्तार से रहा है, ये तो 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। 10 मीटर पर सेकंड मतलब ये किलोमीटर में 36 किलोमीटर पर आवर। तो भाई ये 36 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, और कंडीशन कहती है कि इसको 6 मीटर पर सेकंड से ज्यादा नहीं रहना है। 6 मीटर पर सेकंड मतलब कितना हो गया ये 1.2 इंटू 18। ठीक है, हाँ 22 किलोमीटर पर आवर चलना है, 22 किलोमीटर पर आवर से, और ये चल रहा है 36 किलोमीटर पर आवर से। तो ऑब्वियसली ये स्लिप हो जाएगा वहां पे, तो ये स्लिप हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब वी मैक्स, ठीक है, जब वी मैक्स इज ग्रेटर व्हेन वेलोसिटी इज ग्रेटर रूट म्यू आर जी से बड़ी हो जाएगी, तो उस केस में ऑब्जेक्ट क्या करेगा, स्लिप कर जाएगा। इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, व्हेन v इज ग्रेटर देन रूट म्यू आर जी देन इट विल नॉट बी पॉसिबल टू टेक अ सेफ टर्न, ऑब्जेक्ट विल स्लिप। कार हो, बाइक हो, जो भी हो, वो स्लिप कर जाएगी।
ठीक है, समझ में आ गया। तो कभी भी अगर आप जाना रास्ते में तो वहाँ पे निकाल लेना तुम रेडियस ऑफ कर्वेचर म्यू पता कर लेना अपने एरिया का, ठीक है, कैलकुलेट कर लेना और भैया से बोलना भैया इतने रफ्तार से हम लोग टर्न ले सकते हैं, ठीक है। जरूर तुम्हारे मैथमेटिक्स में गड़बड़ी होगी, मल्टीप्लाई कुछ और कर दोगे, बोलोगे 100 मीटर पर सेकंड से टर्न लो और टर्न लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी देखते हैं मौत का कुआं। आइए अब बात करते हैं मौत के कुएं की। बहुत देखा होगा लोगों को चलाते हुए, ठीक है, शोरगुल करते हुए, लेकिन कभी इसकी फिजिक्स को समझे नहीं हो आप, है ना। तो आज हम लोग समझेंगे मौत के कुएं की फिजिक्स क्या है, ठीक है। तो पहले मैं कुआं बना लेता हूँ, वैसे मेरी ड्राइंग बहुत ही कमज़ोर है तो कोशिश करूँगा भाई कि बढ़िया बना दूँ। क्या मतलब मैं छाप रहा हूँ ड्राइंग, ठीक है। घटिया ही बनी है बट ठीक है यार, समझाने जितनी है। ठीक है, तो ये आपका मौत का कुआं है, ठीक है। लग तो नहीं रहा है, देखो यार 3D बनाया तुम्हारे लिए, कैसा नहीं लग रहा है। तो बेसिकली मान लो तुम्हारी जो कार है वो यहाँ पर है, ठीक है, तुम्हारी कार यहाँ पर है और ज़मीन से चिपकी हुई है, ठीक है। बेसिकली मौत के कुएं को थोड़ा सा थ्योरेटिकली अगर समझे तो समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। होता क्या है मौत के कुएं में कि बेसिकली आपकी जो बाइक होती है उसको हम लोग एक छोटा सा स्लांट हाइट होता है जिससे हम लोग धीरे धीरे पहले चढ़ाते हैं, ठीक है। स्लांट ऐसे मतलब रोड उठा हुआ होता है, इसके ऊपर चढ़ा के ऐसा लेकर जाते हैं और दीवार पर जाने के बाद हम उसकी स्पीड को कांस्टेंट कर देते हैं, ठीक है, हाई करते हैं और फिर कांस्टेंट कर देते हैं। तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब भी यहाँ पे वॉल राइड करते हैं उन लोग, ठीक है, तो वॉल राइड करते समय बेसिकली उन लोग अपनी स्पीड को कभी कम नहीं करते हैं, क्योंकि अगर स्पीड को जैसे ही कम करेंगे वो नीचे गिर जाएंगे, ठीक है। ऐसा क्यों, ऐसा आप फिजिक्स में समझते हैं। देखो मुझे बताओ डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस क्या क्या होंगे। सबसे पहली बात, इस गाड़ी के कारण, इस गाड़ी पे नीचे लग रहा होगा mg, इस गाड़ी के मास के कारण, इसके अंदर बैठे ड्राइवर के कारण इस पे टोटल नीचे लग रहा होगा mg, ठीक है। नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा mg, ठीक है, और नीचे की तरफ mg लग रहा है और ये टायर जो है वो दीवार से चिपका हुआ है, तो mg को बैलेंस करने के लिए ऊपर कौन लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। ये दोनों नीचे ऊपर लगेंगे तो कार जो है वो नीचे ऊपर तो जाती नहीं है वेल ऑफ डेथ में, मतलब बेसिकली ये वर्टिकल इक्विलिब्रियम में होती है, ठीक है। जो mg होता है उसको कौन बैलेंस कर देता है, फ्रिक्शन, ठीक है। F बैलेंसेज mg इन दिस केस, या फिर जो भी है वेल ऑफ डेथ वगैरह, ठीक है। देयरफॉर जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो mg के इक्वल आती है, ठीक है। ओके, इसको दे दो इक्वेशन 1। अब नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लग रहा होगा, क्योंकि ये कार जो है ये यहाँ पर मौत के कुएं के जो मौत के कुएं का जो कुआं है उस कुएं की जो दीवार है उससे ये कार चिपकी हुई है, तो उस दीवार से लग रहा होगा इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, मतलब नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा यहाँ, ठीक है। अब जो कार है वो कैसे चलती है, सर्कुलर मोशन करती है वो, मतलब वो बेसिकली ऐसे 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 रोटेट करती है अपना, है ना। कार कैसे रोटेट करती है, ऐसे रोटेट करती है, देखो ऐसे रोटेट करती है। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लग रहा है, ध्यान से देखो, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ लग रहा है, ठीक है, यहाँ लग रहा है, और जो कार है वो ऐसे रोटेट कर रही है। नॉर्मल रिएक्शन यहाँ लग रहा है, कार ऐसे रोटेट कर रही है, तो बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन लग कहाँ रहा है, सेंटर की तरफ। तो अब की बार सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन अब की बार कौन सी फोर्स हो गई, सेंट्रीपिटल फोर्स हो गई। तो अब की बार क्या लिखेंगे हम लोग, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। नॉर्मल के कारण अब की बार हो रहा है सेंट्रीपिटल सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो n इक्वल टू mc आएगा अब की बार, ओके। तो n इक्वल टू आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r, या mv स्क्वायर बाय r लिख दो, m और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर बाय r, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो n इक्वल टू आ गया हमारा mv स्क्वायर बाय r। अब हमें पता है कि फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू s इंटू n, ठीक है। मतलब ये तो लिमिटिंग वैल्यू है, ठीक है, या तो इसके इक्वल होती है या तो इससे कम होती है, इससे ज़्यादा कभी भी नहीं होती है। तो बेसिकली फ्रिक्शन की वैल्यू ये होती है, ठीक है। या तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होगी तो म्यू एस इंटू एन, लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा तो एफ इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, ठीक है। मतलब या तो ये इसके इक्वल होती है या तो इससे कम होती है, बट फ्रिक्शन हमारा किसके इक्वल है, एम जी के इक्वल है, तो एम जी इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, ठीक है। एन तो हमारा एम वी स्क्वायर बाय आर के इक्वल है, यहाँ पे लिख दो फ्रॉम 1, फ्रिक्शन को हमने यहाँ पे रिप्लेस किया, ठीक है। फिर एम जी लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू एन की जगह लिख दो एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। एम से एम खत्म, इसको लिख दो फ्रॉम 2, ठीक है, फ्रॉम 2, ओके। अब यहाँ पे वी स्क्वायर रहने दो, तो ये हो गया जी आर बाय म्यू इज लेस देन इक्वल टू वी स्क्वायर, मतलब वी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जी आर बाय म्यू। समझ रहे हो ये चीज, ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है, मतलब वी स्क्वायर जो है वो जी आर बाय म्यू से बड़ा रहना ही चाहिए। मतलब बेसिकली जो वी मिनिमम है तुम्हारा, ठीक है, मिनिमम केस जो है वो है रूट जी आर बाय म्यू, ठीक है। जो मिनिमम वेलोसिटी है तुम्हारी वो क्या है, रूट जी आर बाय म्यू, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा कि मौत के कुएं में अगर उसने स्पीड कम की तो वो नीचे गिर जाएगा, और वो स्पीड ये है, वो स्पीड ये है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है, अ पर्सन इज राइडिंग हिज बाइक इन अ वेल ऑफ डेथ,
ठीक है, एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द वेल ऑफ डेथ इज 5 मीटर, ठीक है, एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द वॉल इज 0.5, ठीक है। तो फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच ही शुड राइड ऑन द वेल ऑफ डेथ सो दैट ही कैन नॉट फॉल। मिनिमम वेलोसिटी, ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लो कि भाई पर्सन इज राइडिंग हिज बाइक इन वेल ऑफ डेथ, इन वेल ऑफ डेथ, ठीक है, ऑफ r is equals to 5 meter and mu is equals to 0.5. Find minimum velocity to ride safely, ठीक है। सेफली राइड करने के लिए, सेफली नहीं रे, सेफली राइड करने के लिए मिनिमम वेलोसिटी पता करो तुम, ठीक है। तो मिनिमम वेलोसिटी क्या है? मिनिमम वेलोसिटी है रूट आर जी बाय म्यू। आर कितना है 5, जी कितना है 10, म्यू कितना है 0.5, ठीक है। 0.5 से जब 5 को तुम काटोगे तो 10 आएगा, 10 इंटू 10 10 ही आ जाएगा। तो बेसिकली उसको 10 मीटर पर सेकंड से तो राइड करना ही पड़ेगा। इसीलिए आपने देखा होगा वेल ऑफ डेथ में बाइकर्स बहुत तेजी से चलाते हैं, तो जुप जुप करके निकलते हैं लोग वहां से। तो 10 मीटर पर सेकंड मतलब 36 बोला था ना, 10 मीटर पर सेकंड को आप लोग मल्टीप्लाई करो 18/5 से, 5 हाँ 36 किलोमीटर पर आवर से लोग राइड करते हैं मौत के कुएं में, ठीक है। अगर 5 मीटर का उसका वो है, ठीक है, रेडियस, और म्यू की वैल्यू इतनी ज़्यादा तो वैसे होती नहीं है, ठीक है। जनरली लकड़ी है, लकड़ी में कहाँ उतना ज़्यादा म्यू होता है, लकड़ी तो ज़्यादातर स्मूथ ही होती है ना। तो बेसिकली यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई। अच्छा, ये चीज़ में कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि वी स्क्वायर जो है वो या तो जी आर बाय म्यू के इक्वल होगा या तो इससे ज़्यादा होगा। वी स्क्वायर जो है वो या तो जी आर बाय म्यू के इक्वल होगा या तो इससे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हमेशा ये जी आर बाय म्यू से ज़्यादा होगा, तो इसके इक्वल जब होगा वही इसका मिनिमम वैल्यू है। कुछ लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वी मिनिमम क्यों है, मैक्सिमम क्यों नहीं, क्योंकि इन लोगों को यहाँ पे ग्रेटर दिख रहा है, तो ये ग्रेटर दिखने के कारण उनको लग रहा है मैक्सिमम आना चाहिए। अरे यार ध्यान से देखो, वी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी आर बाय म्यू का सेंस क्या है? इसका सेंस ये है या तो वी स्क्वायर इसके इक्वल होगा या तो इससे ज्यादा होगा, हमेशा या तो इससे ज्यादा होगा या तो इसके इक्वल होगा। तो जब इसके इक्वल होगा वही इसकी मिनिमम वैल्यू। तो वी मिनिमम जो होता है वो रूट जी आर बाय म्यू होता है। तो मतलब उसको 10 मीटर पर सेकंड से राइड करना पड़ेगा ताकि वो वेल ऑफ डेथ में गिरे ना, ठीक है। मौत के कुएं में अगर गिरने से बचना है तो 10 मीटर पर सेकंड से चलना है, ओके। तो आई होप आप लोगों को ये भी एप्लीकेशन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कौन था सेंट्रीपिटल फोर्स? नॉर्मल। अक्सर कौन होता है? फ्रिक्शन। मतलब पिछले बार कौन था? फ्रिक्शन। आगे भी फ्रिक्शन ही होगा, ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा वेल ऑफ डेथ का केस, ठीक है। चलिए, तो भाई अभी देखो क्या हो रहा था कि जैसे हम लोग हॉरिजॉन्टल, अभी तो मतलब मौत का कुआं तो ठीक है, अब पिछले कंसेप्ट पे चलते हैं, हॉरिजॉन्टल ट्रैक वाले, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल ट्रैक था, यहाँ पे तुम्हारी बाइक चल रही थी, ठीक है, ये बाइक तुम्हारी चल रही थी। अब देखो दिक्कत ये है कि यार जो दुनिया है वो काफ़ी तेज़ी से चल रही है, ठीक है। तो किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि जितने बार टर्न आएगा उतने बार वो अपनी स्पीड स्लो करेगा और उतने बार वो स्लोली टर्न लेगा, ठीक है। तो लोगों को क्या चाहिए कि भाई कुछ तरीका निकालो जिससे हमारी स्पीड तेज़ हो जाए, जिससे हम लोग तेज़ी से टर्न ले सकें, ठीक है, ठीक है। तो जैसे कि हमारा v का फॉर्मूला था लेस देन इक्वल टू रूट म्यू आर जी, ठीक है, और हमारे v मैक्स का फॉर्मूला था रूट म्यू आर जी। मतलब बेसिकली मैक्सिमम हम इतनी वेलोसिटी से चल सकते, इससे ज़्यादा नहीं चल सकते वरना स्लिप कर जाएंगे। तो अगर मुझे v मैक्स को बढ़ाना है, तो कुछ रट्टू तोतों को बुलाया गया, उनसे पूछा गया कि यार v मैक्स को बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाया जाए। तो उन रट्टू तोतों ने बोला देखो सर जी, v मैक्स जो है वो म्यू आर जी पे डिपेंड कर रहा है, तो आप एक ऐसा मटेरियल यूज़ करो सड़क बनाने के लिए जिसका म्यू का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो। तो अब नेता लोग परेशान, कैसे ऐसा मटेरियल यूज़ कर लें हम, मतलब नेता नहीं, टेंडर लोग जो टेंडर लेते हैं ना, कॉन्ट्रैक्टर्स, वो परेशान, यार अच्छा मटेरियल यूज़ कर लेंगे तो हमारे लिए क्या बचेगा, और कितना भी अच्छा मटेरियल यूज़ कर लें म्यू की वैल्यू कितनी ज़्यादा बढ़ा लेंगे, 0.5 से 0.6 कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। फिर दूसरा सवाल, दूसरा चीज़ ये कि भाई टन को लंबा बनाओ। टन को लंबा बनाओ मतलब बेसिकली जैसे ऐसा टन मत करो, ठीक है, टन को ऐसे करो, टर्न को ऐसे करो, ऐसे लंबा टर्न करो। उससे क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ जाएगा। जैसे इस सर्कल को आप कंप्लीट नहीं कर सकते, ये बेसिकली एक क्वार्टर सर्कल है इस बोर्ड पे, इस सर्कल को कंप्लीट होने के लिए 4 बोर्ड लग जाएंगे, और जब सर्कल कंप्लीट होगा तो इसका रेडियस कितना आएगा आप मेजर कर सकते हो, रेडियस तो, ठीक है, रेडियस मेजर कर लो, ये पूरा इसका रेडियस है। तो मार्कर अगर 15 सेंटीमीटर का है, 30, 45, 50, ठीक है, तकरीबन 50 सेंटीमीटर का इसका क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो आप क्या करो, रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ा लो। फिर से लोग परेशान, यार रेडियस ऑफ कर्वेचर बनाना है तो उसके लिए तो हम लोगों को ज़्यादा लंबाई लगेगी रोड की, है ना, तो उसमें तो दिक्कत है यार, कैसे करें वो, ओके। तो ये भी काम नहीं किया, धरती माता की वैल्यू बढ़ा दो, वो तो ऑलरेडी पीक पर है, हम क्या बढ़ाएंगे,
है ना, जी की वैल्यू हम कैसे बढ़ा सकते हैं यार, ठीक है। तो मतलब बेसिकली बहुत खर्च आता अगर म्यू और आर की वैल्यू बता दें, ठीक है। तो बेसिकली कुछ हो नहीं रहा था। तो यहाँ पे आता है एक इंजीनियर मेरे जैसा, ठीक है, मैं तो NIT से हूँ, वो IIT से आता है। वो बोलता है कि यार म्यू आर को छोड़ो, तुम ऐसा करो ना, तुम सड़क को थोड़ा सा, ये ऐसी है ना सड़क, इसको उठा दो, ठीक है, ये सड़क ऐसी है, इसको थोड़ा सा उठा दो, सड़क की कर दो तुम बैंकिंग, छोटे एक एंगल से उठा दो सड़क को। लोगों ने बोला इससे क्या होगा, उन्होंने बोला उठाओ तो, उसके बाद मैं तुम्हें कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ क्या होगा, ठीक है। तो लोगों ने बोला ठीक है। तो उस दिन से शुरू हो गई बैंकिंग ऑफ रोड। उस दिन से क्या शुरू हो गई, बैंकिंग ऑफ रोड, ठीक है, बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब क्या होता है, बेसिकली सड़क को एक एंगल पर टिल्ट कर देना, ठीक है। तो आपने देखा होगा जो रेस ट्रैक होता है उसमें जो सड़क होती है वो ऐसी नहीं होती, हॉरिजॉन्टल नहीं होती, ऐसी होती है, थोड़ी टिल्टेड होती है। इतनी अगर टिल्टेड है तो भी ठीक है, 10 डिग्री बहुत है, ठीक है, 10 डिग्री भी बहुत है, तो इतनी टिल्टेड होती है, ठीक है। तो बैंकिंग ऑफ रोड उसने करने बोला, इंजीनियर ने, उसने बोला कि ये सड़क है ना, इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दो, ठीक है, इस सड़क को ऐसे उठा दो, कितने एंगल से, थीटा एंगल से उठा दो, ठीक है। तो थीटा एंगल से जब इस सड़क को उठा दिया गया तो अब हम लोग इसके लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं और देखते हैं उस इंजीनियर के दिमाग से हुआ क्या, ठीक है, ओके। तो जब यहाँ पे बैंकिंग ऑफ रोड हो गई तो बेसिकली जब हम लोग गाड़ी को देख रहे हैं, ठीक है, गाड़ी को अभी हम लोग इस एंगल से देखेंगे, यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ से। अब मैं श्योर नहीं हूँ कि यहीं से देखने पे वैसी इमेज बनेगी या नहीं, बट मान लो हम लोग गाड़ी को जो है, अरे यार ये क्या हो गया इसकी आंखों को, ये प्यारी प्यारी आंखें, अरे यार, ठीक है। तो इस गाड़ी को हम लोग मान लो यहाँ से देख रहे हैं, तो जब गाड़ी को हम लोग यहाँ से देखेंगे तो बेसिकली ये बैंक्ड दिखेगा, उठा दिखेगा सड़क, ठीक है। तो गाड़ी हमें कुछ ऐसी दिखेगी, ठीक है, गाड़ी कुछ ऐसी हमें दिखेगी, मतलब गाड़ी बेसिकली ध्यान से देखो तो वो आगे की तरफ जा रही है, पीछे नहीं आ रही है, गाड़ी जो है वो आगे की तरफ जा रही है और ये सड़क उठी हुई है, ठीक है, कितने डिग्री से, थीटा एंगल से। इंजीनियर ने बोला थीटा एंगल से उठाओ, फिर देखते हैं क्या करना है, ठीक है। तो ध्यान से देख पा रहे हो तुम, बेसिकली हम इसे ऐसे एंगल से देख रहे हैं जहां से हमें गाड़ी जाते हुई दिख रही है और ये सड़क ऐसे उठी हुई है। ध्यान से देखो ना, ये सड़क उठी हुई है थीटा एंगल से, थीटा एंगल से उठी हुई है और कार इस पे चल रही है, आगे की तरफ जा रही है, ऐसे एंगल से हम इसे देख रहे हैं, ठीक है। अब कैलकुलेशन करते हैं इसी एंगल पर, ठीक है, इसे हम बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। तो बेसिकली थोड़ा बेहतर बना दूं ताकि कैलकुलेशन करने में मजा आए। ये थीटा, ठीक है, और ये जो हमारी कार थी वो यहाँ पर ये इस प्रकार से विराजमान है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए हम लोग फ्रिक्शन का इफेक्ट ना मानते हुए चलते हैं, फ्रिक्शन का जो इफेक्ट है वो इसके बाद देखते हैं, ठीक है। इतने से हमें क्या समझ में आता है वो देखते हैं हम लोग, ठीक है, ओके। इसके बाद तो फ्रिक्शन देखना ही है। अच्छा, तो अभी तुम लोग अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो mg तो सीधा लग रहा है लेकिन n जो है वो टेढ़ा लग रहा है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे हमें n के, क्यों, क्योंकि n टेढ़ा है। तो कंपोनेंट्स करते हैं, देखो सबसे पहले एंगल देखना पड़ेगा, तो यहाँ से एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली, ठीक है, और यहाँ से भी हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ ला रहा हूँ तो ज़्यादा माइंड मत करना। ये जो हमने डॉटेड लाइन ड्रॉ की ये है, ये थीटा है, ठीक है, बेसिकली ये हमारा n है और ये हमने जो एक सीधी लाइन ड्रॉ की, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा बाय अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया, ओके। अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्यों, क्योंकि ये ध्यान से देखो तो आपस में ये लोग परपेंडिकुलर है। नॉर्मल रिएक्शन और ये सरफेस, नॉर्मल रिएक्शन ऐसा और सरफेस ऐसा, नॉर्मल रिएक्शन और सरफेस तो हमेशा ही परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये पूरा कितना है, 90 है, ये थीटा है, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखो तो ये डॉटेड लाइन का एंगल कितना है, ये डॉटेड लाइन का भी एंगल 90 है, तो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा होगा, क्यों, क्योंकि 90 माइनस थीटा प्लस थीटा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस थीटा प्लस थीटा कट जाएगा तो टोटल 90 आ जाएगा। डॉटेड लाइन कितनी है, 90 है ना, डॉटेड लाइन के बीच का एंगल। बेसिकली ये कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स तो 90 डिग्री होते ही हैं। तो ये एंगल कितना आ गया, थीटा, तो बेसिकली ये एंगल कितना आ गया, थीटा, ठीक है। अच्छा, अब n का थीटा वाले के साथ कंपोनेंट क्या होगा, n cos थीटा, तो ये आ गया n cos थीटा। इसकी तरफ कंपोनेंट क्या होगा, n sin थीटा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो और मुझे बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन करेगा। कार जो है वो ऐसे जा रही है, कार जो है वो ऐसे जा रही है, अंदर की तरफ बोर्ड में जा रही है, ऐसे नीचे नहीं आ रही है, ठीक है, सामने की तरफ जा रही है, इस एंगल से देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो कार जो है वो सामने की तरफ जा रही है, तो आपको पता करना है सेंट्रीपिटल फोर्स कौन होगा। तो कार ऐसे जा रही है, n cos थीटा ऊपर लग रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं है, mg नीचे लग रहा है उसका भी कोई मतलब नहीं, हाँ n sin थीटा ऐसे लग रहा है, तो कार ऐसे जा रही है, n sin थीटा ऐसे लग रहा है, तो n sin थीटा आपकी बार कौन होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सो n sin थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स MAC, और जो n cos थीटा है वो क्या कर रहा है, mg को बैलेंस कर रहा है, तो n cos थीटा बैलेंसेज mg, ठीक है। देयरफॉर n cos थीटा इज इक्वल टू आ गया mg,
और n sin थीटा इज इक्वल टू आ गया MAC। अब क्या करो, दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है। इसको दे दो नंबर 1, इसको दे दो नंबर 2, सो देयरफॉर 1 डिवाइडेड बाय 2, तो n sin थीटा अपॉन n cos थीटा इज इक्वल टू MAC अपॉन mg, ठीक है। दोनों को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ओके। n से n खत्म, m से m खत्म, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है tan थीटा, तो tan थीटा आ जाएगा AC क्या होता है v स्क्वायर बाय r, तो v स्क्वायर बाय RG ठीक है। तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट RG tan थीटा, v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट RG tan थीटा। ये क्या होती है, ये मोस्ट सेफ स्पीड होती है, ये क्या होती है, मोस्ट सेफ स्पीड होती है, ठीक है। मतलब बेसिकली मिनिमम या मैक्सिमम आप इसको बोल सकते हो, ओके। तो अभी हम लोग देखते हैं रियल केस जहाँ पे फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व रहे। तो फ्रिक्शन रहेगा तो लगेगा कहाँ, कार ऐसे जा रही है, तो यहाँ पे दो केस हमें लेना पड़ेगा। पहला है यहाँ पे लोअर स्पीड लिमिट, ठीक है, एक हमें लेना पड़ेगा लोअर स्पीड लिमिट और एक हमें लेना पड़ेगा अपर स्पीड लिमिट। दोनों के लिए फ्रिक्शन अलग अलग लगेगा, ठीक है। ए है हमारा लोअर स्पीड लिमिट, तो लोअर स्पीड लिमिट के केस के लिए फ्रिक्शन कहाँ लगेगा बताओ। लोअर स्पीड लिमिट है मतलब बेसिकली जो कार है वो नीचे की तरफ स्लाइड करेगी, क्योंकि स्पीड लिमिट हमें पता करनी है मिनिमम कितनी रखनी है, क्योंकि मौत के कुएं से कम थोड़ी है। मौत का कुआं भले 90 डिग्री हो जाता है, लेकिन ये बेसिकली वो भी 90 डिग्री नहीं होता, 78 डिग्री 81 डिग्री ऐसा होता है, ठीक है। तो ये तो 90 डिग्री नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ एंगल पर तो बैंक्ड है, मतलब कुछ ना कुछ स्पीड तो तुम्हें रखनी पड़ेगी, वरना तो तुम सरकने लगोगे नीचे, है ना। तो वो हमें पता करना है कि लोअर स्पीड कितनी रखनी है तुम्हें। तो क्योंकि तुम जब नीचे सरकने लगोगे तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, तुम्हारे पीछे लगेगा, तो फ्रिक्शन लगेगा इधर। कौन से केस में, लोअर स्पीड लिमिट के केस में फ्रिक्शन यहाँ लगेगा। अब फ्रिक्शन के भी दो कंपोनेंट होंगे, ये एंगल थीटा है तो सिमेट्री से ये एंगल भी थीटा होगा। नीचे की तरफ लगेगा f cos थीटा और ऊपर की तरफ लग जाएगा f sin थीटा, ठीक है ठीक है। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो बेसिकली कार जा किधर रही है, टर्न किधर ले रही है, टर्न तो वो इसी तरफ ले रही है, ठीक है। इसका मतलब n sin थीटा ज्यादा है f cos थीटा से, इसीलिए कार इस तरफ टर्न ले पा रही है, ठीक है, ओके। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे n cos थीटा और f sin थीटा मिलकर mg को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। हियर n cos थीटा एंड f sin थीटा आर बैलेंसिंग mg, ठीक है। n cos थीटा और f sin थीटा मिलकर क्या कर रहे हैं, mg को बैलेंस कर रहे हैं। देयरफॉर n cos थीटा प्लस f sin थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg आ जाएगा। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 1, ओके ओके। अब नेक्स्ट केस, यहाँ पे n sin थीटा इस तरफ लग रहा है, f cos थीटा पीछे की तरफ लग रहा है, लेकिन फिर भी कार जा किस तरफ रही है, इसी तरफ रही है, तो इसका मतलब n sin थीटा ज्यादा है, तो n sin थीटा जो है वो ज्यादा है। माइनस f cos थीटा इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल मोशन हो रहा है MAC, ठीक है। तो n sin थीटा माइनस f cos थीटा इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन से v को निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सॉल्व करके जो मिनिमम स्पीड आती है v मिनिमम, वो आती है रूट RG tan थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस tan थीटा, ऐसा ही है ना, 1 प्लस म्यू tan थीटा, 1 प्लस म्यू एस tan थीटा, ठीक। तो बेसिकली ट्रिको वगैरह लगा के सॉल्व करते हैं इसको, इसीलिए इन्होंने सॉल्यूशन नहीं दिया, तो आपको भी जानने की ज़रूरत नहीं है सॉल्यूशन को, इसको डायरेक्टली लिख दोगे तो चल जाएगा, ठीक है। तो ये पहला आ गया लोअर स्पीड लिमिट के लिए। तो जब लोअर स्पीड लिमिट की बात करें तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देना है tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा, और अपर स्पीड के लिए फॉर्मूला है tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा, ठीक है ठीक है। और जो फायदा था इसको बैंक करने का वो यहाँ पर दिखेगा। पिछले वाले केस में तो फ्रिक्शन था ही नहीं, तो वहाँ पे हम लोग कैसे देख सकते हैं फायदा, फायदा तो यहाँ दिखेगा, ठीक है। tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा, ये हमारी मैक्सिमम स्पीड आएगी। बट अब हमें पूरा डायग्राम वगैरह चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो ये आप लोग याद कर लो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ v मिनिमम, थोड़ा 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा, रूट RG tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा, ठीक है, 1 प्लस म्यू एस tan थीटा, ओके। याद कर लो ये। अब मैं अपर स्पीड लिमिट आपके लिए डिराइव करता हूँ। अपर स्पीड करने के लिए मुझे फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, क्यों बताता हूँ क्यों, ओके ओके ओके, ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अपर स्पीड लिमिट, मजा आ रहा है ना, उनको मजा आ रहा होगा जिन्होंने लॉज ऑफ मोशन लास्ट ईयर पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत भी तो बहुत है, ठीक है। देखो अब की बार क्या होगा, अब की बार अपर स्पीड लिमिट निकालनी है हमें, ठीक है। अब की बार हमें क्या करनी है, अब की बार हमें अपर स्पीड लिमिट निकालनी है। तो अब की बार जो कार है
वो एकदम बेकार है, मतलब बहुत ही तेजी से भाग रही होगी। अब की बार कार जो है एकदम जुप करके भाग रही होगी, तो अब की बार कार भागते भागते ऊपर की तरफ जा रही होगी, तो अब की बार फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। फील कर पाए इस चीज को कि अब की बार कार जो है वो भागते भागते, मतलब जब तेजी से तुम वॉल राइड करते हो तो तुम्हारी कार अपने आप ऊपर जाती है। ठीक है, वॉल राइड में GTA 5 की याद कर रहा हूँ बार बार। मौत का कुआं ही देख लो, जितना तेजी से हम लोग चलाते हैं उतना ही ऊपर की तरफ आते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जितना तेजी से चलाओगे इस कार को उतना ही आप ऊपर जाओगे, तो जब ऊपर जाओगे तो फ्रिक्शन नीचे लाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो बेसिकली फ्रिक्शन अब की बार इस तरफ लगेगा और कुछ नहीं। तो कंपोनेंट्स भी इस तरफ आएंगे, ये थीटा के साथ वाला यहाँ पे आ जाएगा F cos थीटा। ठीक है, नीचे की तरफ आ जाएगा F sin थीटा। ठीक है, तो अब की बार क्या होगा कि F sin थीटा और mg मिलकर n cos थीटा को बैलेंस करेंगे। n cos थीटा बैलेंसेज ठीक है, n cos थीटा बैलेंसेज F sin थीटा एंड mg। तो इसका मतलब n cos थीटा की वैल्यू अब की बार इक्वल होगी F sin थीटा प्लस mg के। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 1। ठीक है, दूसरा इक्वेशन n sin थीटा और F cos थीटा मिलके अब की बार क्या कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहे हैं। तो बेसिकली n sin थीटा प्लस F cos थीटा इज इक्वल्स टू लगा रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी आएगा। तो n sin थीटा प्लस F cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, mv²/r। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 2। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें मैक्सिमम स्पीड लिमिट मिलेगी, जो कि है √rg tan थीटा प्लस μs अपॉन 1 माइनस μs tan थीटा। ठीक है, तो अब देखो बैंकिंग करने से फायदा हुआ क्या, वो यहाँ पे दिखेगा। क्या फायदा हुआ, सबसे पहली बात, आप थीटा को सपोज कम रखते हो, ठीक है, 10 डिग्री 15 डिग्री रखते हो, तो tan की वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग आएगी। म्यू ऑब्वियसली 0.7 0.8 ज़्यादा से ज़्यादा 0.6 0.4 नॉर्मली होता है। ठीक है, ओके, तो बेसिकली वैल्यू कितनी हो सकती है म्यू और tan की, 1 से कम ही हो सकती है। तो 1 में से आप 1 से कोई कम वैल्यू माइनस कर रहे हो तो ये 0 पॉइंट समथिंग बन जाएगा। और अगर डिनोमिनेटर 0 पॉइंट समथिंग है, ठीक है, कभी भी अगर आप किसी नंबर को 0 पॉइंट समथिंग से डिवाइड करते हो तो वो नंबर बढ़ जाता है। जैसे आप 10 को डिवाइड करो 0.4 से 25 आ जाएगा, 100 को डिवाइड करो 0.4 से 250 आ जाएगा। ठीक है, और 20 को डिवाइड करो 0.5 से 40 आ जाएगा। तो आप कभी भी एक नंबर को अगर 0 पॉइंट समथिंग से डिवाइड करते हो तो वो नंबर बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जो नीचे वाला टर्म है ये बेसिकली 0 पॉइंट समथिंग बनेगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला ना कि 10 डिग्री भी अगर आप बैंक कर दोगे बहुत है, क्योंकि tan 10 डिग्री की भी वैल्यू 0.1 समथिंग होती है, तो 0.1 या 0.2 और μs की वैल्यू 0.4, तो यह है 0.08। ठीक है, उसमें से ये माइनस हुआ तो 0.92 से डिवाइड करोगे तो ऊपर की वैल्यू बढ़ गई। और प्लस यहाँ पे tan थीटा और μs दोनों ऐड हो रहे हैं। पिछले बार क्या था, पिछले बार सिर्फ म्यू rg था, अब की बार म्यू प्लस tan थीटा इंटू rg है, मतलब म्यू और tan थीटा दोनों अब की बार जुड़ रहे हैं। पिछले बार सिर्फ μs था, अब की बार tan थीटा उसके साथ जुड़ रहा है और उसके बाद मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई होने के बाद नहीं जुड़ रहा है, मल्टीप्लाई होने से पहले जुड़ रहा है। तो किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करने से पहले जोड़ दोगे तो ज्यादा वैल्यू आएगी। जैसे 5 + 2 × 7 49, लेकिन 5 × 7 + 2 37, 49 बढ़ा 37 से, तो वही यहाँ पे भी केस है। ठीक है, तो बेसिकली ये वैल्यू अब क्या हो गई, ज्यादा हो गई √μ rg से। तो थोड़ा सा बस यहाँ पे दिमाग लगा, मटेरियल वगैरह कुछ दिक्कत नहीं हुई। वैसे ही मिनिमम स्पीड का केस है, जैसे आप लोगों को अगर आपको वेलोसिटी मिनिमम रखनी है, ठीक है, तो बेसिकली आप यहाँ पे μs tan थीटा इसके साथ जुड़ रहा है, तो 1 से ज्यादा क्वांटिटी है तो ऊपर वाली वैल्यू को रिड्यूस करेगा, तो ये मिनिमम भी कम रहेगा, तो बेसिकली ये ज्यादा सेफ भी हो गया। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बैंकिंग ऑफ रोड की अपर स्पीड और लोअर स्पीड। प्लस वाली अपर स्पीड और माइनस वाली लोअर स्पीड, मतलब न्यूमरेटर में माइनस है तो लोअर और न्यूमरेटर में प्लस है तो अपर। ठीक है, तो ये हो गया बैंकिंग ऑफ रोड का कंसेप्ट। अब इसका एक न्यूमेरिकल दिया है तो आप कर लेना। ठीक है, आप कर लेना। बेसिकली यहाँ पे आपको tan इनवर्स 0.5 दे दिया है, तो आपको थीटा यहाँ पे दे दिया है कितना ठीक है, tan इनवर्स आपका 0.5 इक्वल टू अगर थीटा है तो tan थीटा आपका 0.5 हो गया। ठीक है, तो tan थीटा की जगह आप 0.5 रख देना और r की जगह 9.9 रख देना। g की जगह कुछ नहीं बोला है तो 9.8, अच्छा g तो यहाँ पे 10 ही रखना है, g को 10 रख देना। ठीक है, और फिर टायर्स का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 दिया तो म्यू की जगह 0.2 रख देना। सॉल्व कर देना तो यहाँ पे लोअर स्पीड आ रही है 5.196 और जो मिनिमम स्पीड जो अलाउड है वो 5.716 आ रही है। क्यों? क्योंकि 10% मार्जिन देने बोला है। ठीक है, मतलब बेसिकली जो मिनिमम स्पीड है उससे 10% ज़्यादा रख सकते हो। तो 5.196 का 10% निकाला तो 0.6 समथिंग आया। ठीक है, तो 5.716 आ गया, वो 0.5196 आएगा। 5.196 का 10%, तो वो उसके साथ जोड़ दिया। ठीक है, ऐसे ही जब मैक्सिमम स्पीड निकाला। अच्छा सॉल्व कर दो क्या, इससे अच्छा बकबक किए जा रहा हूँ। चलो सॉल्व कर देता हूँ, छाप लो, हो गया। चलो तो बकबक करने से अच्छा सॉल्व कर देने का ना। तो मुझे क्या पता, तुम मुझे बोल रहे हो यार ऐसा करते हो।
तो बेसिकली यहाँ पे मैं कर देता हूँ जल्दी जल्दी से, ठीक है। म्यू की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू, बेसिकली यहाँ पे बोला है tan इनवर्स 0.5, ठीक है। तो tan इनवर्स 0.5 मान लो थीटा है, tan को वहाँ भेजा तो tan थीटा कितना हो गया 0.5, तो ये कुछ और नहीं बल्कि tan थीटा ही दिया है तुम्हें 0.5। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 9.9, जी की वैल्यू तुम्हें लेनी है 10, म्यू की वैल्यू है 0.2, ठीक है। स्पीड लिमिट में 10% मार्जिन देना है, मतलब बेसिकली जितना भी स्पीड आता है उसमें 10% आपको ऐड करना है, ठीक है। लोअर स्पीड लिमिट में 10% ऐड करना है और हायर स्पीड लिमिट में 10% सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि सावधानी रखनी है ना। सावधानी कैसे रखोगे बताओ? मिनिमम स्पीड में क्या चाहिए कि या तो उतने पे चलो या तो उससे ज़्यादा पे चलो। तो सावधानी के लिए 10% ज़्यादा चलोगे, 10% कम चलोगे, 10% ज़्यादा चलोगे ना मिनिमम में। और वैसे ही मैक्सिमम में क्या बोलते हैं कि या तो उतना रखो या तो उतने से कम रखोगे। तो सावधानी के लिए उससे ज़्यादा रख लोगे ना, उससे कम रखोगे 10%, तो वो करना है हमें बेसिकली 10% के मार्जिन में, ठीक है। वो फालतू का चीज़ है, इतना ही काम का है। पहले वी मिनिमम निकालते, तो वी मिनिमम आ जाएगा रूट आर कितना है 9.9, जी कितना रखना है 10, tan थीटा 0.5 माइनस म्यू एस कितना है 0.2 अपॉन 1 प्लस 0.2 इंटू 0.5, ठीक है। तो ये आ गया रूट के अंदर 9.9 इंटू 10 99, ये आ गया 99, 0.5 माइनस 0.2 आ गया 0.3, ये आ गया 1 प्लस 0.01, ठीक है। 0.2 इंटू 0.5 कितना होता है 0.0 नहीं 0.1 हो जाएगा, ये हो गया 0.1। तो बेसिकली ये रूट के अंदर आ गया 99 इंटू 0.3 अपॉन 1.1, इसको सॉल्व किया तो आया 5.196। इसका 10% आपको निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हो? इसको आप 10% से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 10/100 से। 10% मतलब क्या अपॉन 100, तो ये 0 से 0 खत्म, 10 गया तो 0.5196 आया, ठीक है। तो इतनी मार्जिन है, तो ये वी मिनिमम है, तो मतलब बेसिकली या तो इतना रखो या तो इससे ज़्यादा रखो। तो सावधानी के लिए क्या करोगे, उससे 10% ज़्यादा रखोगे, तो वी मिनिमम प्लस 10%, ये प्लस 10%, तो वी मिनिमम कितना है 5.196 और इसका 10% 0.5196, ऐड कर दो 5.70715, ठीक है 7156, ये हो गया हमारा वी मिनिमम, ठीक है। वैसे वी मैक्सिमम निकालो, वी मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट आर जी मतलब 9.9 इंटू 10 इंटू tan थीटा प्लस म्यू एस मतलब 0.5 प्लस 0.2 अपॉन 1 माइनस 0.1, ठीक है। 1 माइनस 0.1 करोगे तो 0.9 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया 99, ये आ गया रूट के अंदर 99, ये आ गया 0.7, ये आ गया 0.9, तो 0.9 11 या 99 हो जाएगा ठीक है। बेसिकली ये पॉइंट यहाँ से हटा दिया तो 9 11 या 99, 11 इंटू 7 77 और रूट 77 की वैल्यू समथिंग 8 पॉइंट समथिंग आएगी, ठीक है। अब जो भी आएगी तो वी मैक्सिमम में तुम इस वैल्यू में से माइनस कर दोगे 10%, मतलब इस वैल्यू में से माइनस कर दोगे 0.8 समथिंग, ठीक है, आ जाएगा आंसर। चलो, तो आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो लेक्चर को शुरू हुए 40 मिनट हो गए और मैंने लगभग सारे कंसेप्ट बता दिए। अभी एक कोनिकल पेंडुलम बता देता हूँ, उसके बाद लेक्चर स्टॉप करते हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी हमें करना है कोनिकल पेंडुलम के लिए डेरिवेशन। ये मिटा दो, अभी इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। कोनिकल पेंडुलम का डेरिवेशन करके बेसिकली आज का लेक्चर स्टॉप करेंगे। इसका नेक्स्ट लेक्चर होगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में। जैसे अभी तक हम जो भी पढ़ रहे हैं उसमें हम हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब अब कार ऐसे जा रही है ऐसे टर्न हो रही है, कार ऐसे जा रही है ऐसे टर्न हो रही है, सर्कुलर मोशन हो रहा है ऐसे हो रहा है। लेकिन अब बात करेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या होता है। तो इसमें हमारे पास रियल लाइफ से भी एग्जाम्पल्स उठ के आएंगे, जैसे रोलर कोस्टर। रोलर कोस्टर में आप ऐसे जाते हो, ऐसे घूम के आते हो, है ना, तो बेसिकली वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है। तो उसका भी एक बहुत ही बढ़िया सा एग्जाम्पल है हमारे पास। फिलहाल अभी कोनिकल पेंडुलम देखते हैं, आगे देखेंगे। तो समझ रहे हो कितना इंटरेस्टिंग है ये सब, है ना। तो कोनिकल पेंडुलम क्या होता है, बेसिकली आप जानते ही हो यार कि जब बॉब जो है वो इसमें हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन करे, ठीक है, तो बेसिकली उसका शेप जो है वो कोनिकल बनता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम, ठीक है। जब पार्टिकल जो है वो क्या करे, प्लेन में ऑसिलेट करने की जगह वो क्या करे, वो सर्कुलर मोशन करने लगे, ठीक है। मतलब बेसिकली जैसे आपका बॉब यहाँ पे था, ठीक है, इसने क्या किया, इसने ऐसे ऐसे ऑसिलेट करने की जगह ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन करना शुरू कर दिया। मतलब ये तब होता है जब आप क्या करो, ये ऑब्जेक्ट था आपका, आपने ऐसे खींच के छोड़ा तो ये ऑसिलेशन करेगा, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने ऐसे खींच के ऐसे करके छोड़ दिया, तो ये ऐसे 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 मोशन जो करेगा, ये वाला जो मोशन है, ठीक है, ये कौन सा मोशन है, बेसिकली ये कॉनिकल पेंडुलम वाला मोशन है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें नीचे से आप देखोगे तो एक शेप जो बन रहा है, 3D शेप जो बन रहा है, बेसिकली नीचे से एक सर्कल बन रहा है, ये ऐसे ऐसे कर रहा है ना। बेसिकली ये वाले केस में पेंडुलम कैसे कैसे करता है, अभी जैसे मेरे पास स्ट्रिंग होती तो मैं बता पाता आपको, ये चलो यहाँ पे स्ट्रिंग तो नहीं, बट मेरे पास डेटा केबल है फिलहाल के लिए, ठीक है। तो जैसे ये ऐसे ऐसे करता तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सिंपल ऑसिलेशन बोले। बट फिलहाल ये कैसे कैसे कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, ठीक है। और ऐसे ऐसे कर रहा है तो क्या हो रहा है, नीचे एक सर्कल बन रहा है, इस सर्कल से ऊपर जब जोड़ोगे तो बेसिकली एक कोन शेप आपके सामने दिखेगा। ये सर्कल को जब यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दोगे तो आपको एक कोन शेप दिखेगा, इसीलिए ऐसे पेंडुलम को क्या बोलते हैं, कोनिकल पेंडुलम बोलते हैं। तो इसी का टाइम पीरियड निकालने के लिए आपको एग्जाम में आ सकता है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम।
ऑसिलेशन में भी हमने निकाला था, इसमें भी निकालेंगे, ठीक है। ओके देखो कैसे करना है। सबसे पहले आपको पता है कि भाई इस बॉब पे लगेगा नीचे mg, ठीक है, ऊपर लगेगा इस पे टेंशन इस स्ट्रिंग के कारण, ठीक है। यहाँ से मान लो एंगल बन रहा है थीटा का, ठीक है। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मान लो l है, ठीक है। तो ये थोड़ा ऊपर ले लिया मैंने, इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, ठीक है, बेहतर होगा। तो मान लो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो है वो l है, ठीक है। अगर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग l है, ठीक है, तो ये भी l होगा, तो ये थीटा के साथ वाला कितना होगा, l cos थीटा होगा, तो ये क्या आएगा, ये आएगा l cos थीटा, ठीक है। ये जो लेंथ है इस ट्रायंगल को अगर मैं बाहर निकालूँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्या, ये हमारी स्ट्रिंग है ना, ये लेंथ कितनी है l, यहाँ पे क्या है एंगल थीटा, तो इस थीटा के साथ l का लेंथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा l cos थीटा। तो बेसिकली ये लेंथ कितनी हो गई, ये लेंथ हो गई l cos थीटा, ठीक है। ओके अच्छा, अब यहाँ पे टेंशन के दो कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। टेंशन बहुत ज़्यादा होती है तो टेंशन के हम लोग दो टुकड़े कर देंगे, एक टुकड़ा आपको दे देंगे, एक टुकड़ा हम रख लेंगे, तो टेंशन कम हो जाएगा, है ना। काश ऐसा सच में हो पाता, लेकिन टेंशन कौन लेता यार मैं तो ले सकता हूँ दूसरों के टेंशन, बट मेरे टेंशन कौन ले सकता है। अब फालतू बातें नहीं। देखो यहाँ पे बेसिकली ऐसे हम लोगों ने ड्रॉ किया, ठीक है। यहाँ पे क्या लग रहा था, यहाँ पे लग रहा था टेंशन, ठीक है। और यहाँ पे ये कितना था, ये था एंगल थीटा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग l है, और थीटा के साथ वाली जो इसकी लेंथ हो रही है वो हो रही है l cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखा हम क्या करते हैं, टेंशन के दो टुकड़े करते हैं, टेंशन के करते हैं दो कंपोनेंट्स। आप अगर ध्यान से देखोगे तो टेंशन के, यहाँ आइए तो टेंशन के दो टुकड़े करें, कैसे कर सकते हैं हम लोग टेंशन के दो टुकड़े, क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से नीचे क्या लग रहा था, यहाँ से नीचे लग रहा था mg, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं डॉटेड। अब आप ध्यान से देखो तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो अल्टरनेट एंगल से ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो टेंशन थीटा के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा t cos थीटा, ठीक है। और इस साइड क्या हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा t sin थीटा। दो कंपोनेंट किया बेसिकली हमने, तो t का थीटा के साथ वाला कंपोनेंट आया t cos थीटा, और थीटा के बगैर वाला कंपोनेंट आया t sin थीटा। तो एक बात मुझे बताओ कि यहाँ पे सर्कुलर मोशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा वाला कंपोनेंट है, mg, t cos थीटा या t sin थीटा या l cos थीटा। l cos थीटा तो कोई फोर्स ही नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पे t cos थीटा क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है mg को, t cos थीटा बैलेंसेस mg। सो देयरफॉर जो t cos थीटा की वैल्यू है वो इक्वल टू आ जाएगी mg, है ना। और यहाँ पे जो t sin थीटा है बेसिकली वो देखो सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है, तो t sin थीटा इज एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स, एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देयरफॉर t sin थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो t sin थीटा की वैल्यू आ गई तुम्हारी m ओमेगा स्क्वायर r, m ओमेगा स्क्वायर r ले लो या mv स्क्वायर बाय r ले लो, ठीक है। बट m ओमेगा स्क्वायर r हम लोग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है टाइम पीरियड किसका, कॉनिकल पेंडुलम का। तो टाइम पीरियड हम तभी कैलकुलेट कर पाएंगे ना जब टाइम पीरियड होगा हमारे कैलकुलेशन में। तो हमने mv स्क्वायर बाय r ले लिया होता तो v के अंदर टाइम तो आता नहीं है, लेकिन ओमेगा का हम टाइम के साथ रिलेशन जानते हैं। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाय टी। ये मैंने आपको पहले भी लिखवाया था, बट एक और बार लिख लो, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई बाय टी। तो ओमेगा का टाइम पीरियड के साथ एक रिलेशन है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे ओमेगा यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको ले लो इक्वेशन 2, इसको ले लो इक्वेशन 1, ठीक है। बेसिकली इसको इक्वेशन 1 लो, इसको 2 ले लो, तो 1 को क्या करो 2 से डिवाइड कर दो, तो t sin थीटा अपॉन t cos थीटा इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर r अपॉन mg, ठीक है। तो t से t खत्म, sin थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा tan थीटा, आए tan थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। m से m खत्म तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर r बाय g, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमारा जो ओमेगा होता है वो क्या होता है, वो होता है 2 पाई बाय टी, ठीक है। तो आगे का डेरिवेशन मैं देखो इस तरफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर मतलब 2 पाई बाय टी का स्क्वायर, ठीक है। और ये रेडियस अपॉन में g, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी का स्क्वायर मतलब 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर g, और ये r। तो एक बात मुझे बताओ, इस फिगर में देख के यहाँ पे रेडियस की वैल्यू कितनी है, ठीक है। रेडियस कौन है यहाँ पे, बेसिकली मैं जरा इस ट्रायंगल को बाहर निकालूं तो इस ट्रायंगल में ये था l, ये था थीटा, तो ये था l cos थीटा, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखो तो यही है रेडियस, ठीक है। बेसिकली यही आपका क्या है, यही आपका रेडियस है, और ये वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू होगी l sin थीटा, ठीक है। ये अगर l cos थीटा है तो ये क्या होगा, l sin थीटा होगा, थीटा के साथ वाला cos थीटा, बाकी sin थीटा। तो बेसिकली r क्या है हमारा, r इक्वल टू है l sin थीटा, तो r की जगह हम पुट कर देंगे l sin थीटा, ठीक है। तो tan थीटा को मैं अगेन sin थीटा अपॉन cos थीटा ही लिख देता हूँ, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, r की जगह मैंने लिख दिया l sin थीटा और इधर लिख दिया मैंने g। तो sin थीटा से sin थीटा खत्म, टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4 पाई स्क्वायर, ठीक है, l cos थीटा बाय g,
ये हमारी टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4 पाई स्क्वायर कॉस थीटा वहाँ गया एल के साथ, तो एल कॉस थीटा और नीचे जी, और ये टी स्क्वायर यहाँ आया, साइन थीटा तो कट गया। ये रूट ले लो, रूट ले लोगे तो टी इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई रूट एल कॉस थीटा बाई जी। ठीक है, तो बेसिकली उसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई रूट एल बाई जी, और इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई रूट एल कॉस थीटा बाई जी। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी मतलब टाइम पीरियड का उल्टा, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 पाई रूट जी बाई एल कॉस थीटा, मतलब बेसिकली थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, थोड़ा क्या पूरा ही उल्टा हो जाएगा। ठीक है, 1/2 पाई रूट जी बाय एल कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो गया कोनिकल पेंडुलम का डेरिवेशन। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में भी डिराइव करना है अगर क्वेश्चन आता है तो, और चांसेस हैं इसके अच्छे खासे आने के। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ अगर कुछ और बचा हुआ है तो कोनिकल पेंडुलम की डेफिनेशन भी आप लोग याद कर लेना, जब पर्टिकुलरली वो ऑब्जेक्ट जो है वो बॉब जो है वो क्या परफॉर्म करे, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने लगे ऑसिलेट करने की जगह, तो हम उसे बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम। ठीक है, ये डेरिवेशन एक बार और चलो देख लो चाहिए तो। ठीक है, टेंशन के दो कंपोनेंट की, एक टी कॉस थीटा एक टी साइन थीटा, mg नीचे लग रहा था। ठीक है, टी साइन थीटा के कारण सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, मतलब टी साइन थीटा ही सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो टी साइन थीटा आ गया m ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा ही हमने क्यों लिया, क्योंकि ओमेगा में ही टाइम पीरियड आता है, वरना टाइम पीरियड हमारा कैसे आता है mv स्क्वायर बाय आर ले लेते तो। mg टी कॉस थीटा को बैलेंस करा है तो टी कॉस थीटा बराबर mg हुआ, दोनों को डिवाइड किया, यहाँ तक पहुंचे, हमने ओमेगा की वैल्यू डाली, फिर हमने देखा यार रेडियस क्या है, तो हमने देखा ध्यान से कि भाई रेडियस तो यहाँ है बट इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, फिर हमें पता चला कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है वो l है। ठीक है, तो थीटा के साथ यहाँ पे हो गया एल कॉस थीटा तो ये हो जाएगा एल साइन थीटा। ठीक है, तो आर की जगह मैंने रखा है एल साइन थीटा, साइन थीटा साइन थीटा काटा, इससे मैंने टाइम पीरियड निकाल लिया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इसी के साथ आज का लेक्चर स्टॉप करते हैं। आज हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देख ली, अगले लेक्चर में मिलेंगे तो थोड़ी बहुत चीज़ें देखेंगे, क्योंकि अगले लेक्चर में हमें देखना है एक तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन, और उसके साथ हमें देखना है और क्या देखना है यार, उसके साथ हमें देखना है, ठीक है, और क्या ही देखना है वर्टिकल सर्कुलर मोशन के साथ, जो भी है देख लेंगे, जो भी देखना होगा। ठीक है, चलिए फिर अगले लेक्चर में हम लोग ये सब डिस्कस करके उसके बाद वाला जो लेक्चर आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उसके थियरम्स पर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर लास्ट लेक्चर उतना IMP तो नहीं, बट हाँ ठीक है। अच्छा, इसमें से सबसे ज़्यादा IMP कौन से लेक्चर्स हैं? सेकंड लेक्चर जिसमें न्यूमेरिकल्स कराया है, ये लेक्चर जिसमें बहुत सारे कंसेप्ट होता है, अगला लेक्चर ओके है, उससे ऑब्जेक्टिव आएगा, ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आएगा बट ठीक है, अगले के अगला लेक्चर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला है वो भी ओके कुछ खास नहीं आएगा, इसका डायरेक्ट न्यूमेरिकल लेक्चर IMP है। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।